हाँ बच्चों, तो आप सभी का वापस से मेरा लेक्चर नंबर 47 में स्वागत है। इस लेक्चर में हम अब न्यू टॉपिक्स की थोड़ी सी जानकारी लेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोधकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन रेसिस्टिविटी। तो प्रतिरोधकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोधकता जिसके बारे में आपको बता ही चुका हूँ, आ रही बात समझ में। वास्तविकता में प्रतिरोधकता है क्या चीज़, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी आपको समझाया है कि हमने R इस कस्टो में कैलकुलेट किया था L/A। ठीक है ना। यदि मैं L बराबर 1 मीटर मान लूँ और A बराबर मैं 1 मीटर स्क्वायर मान लूँ, तो मेरे पास वैल्यू क्या निकल कर आएगी, R इस कस्टो में रो, ये वैल्यू निकल कर आएगी ना। तो प्रतिरोधकता की परिभाषा यहाँ से क्या निकलती है कि किसी एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक में उत्पन्न प्रतिरोध उस चालक की क्या कहलाती है, प्रतिरोधकता। आ रही बात समझ में। तो इस प्रतिरोधकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है, या प्रतिरोधकता के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। वर्गीकृत का मतलब बांटना। ठीक है, तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं पदार्थ के, तो आप जरा ध्यान देंगे। नंबर 1 चालक, जिसे हम बोलते हैं कंडक्टर। नंबर 2 कुचालक, जिसे हम बोलते हैं इंसुलेटर। ठीक है ना। और नंबर 3 अर्धचालक, जिसे हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो बेटा प्रतिरोधकता के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। नंबर 1 चालक, नंबर 2 कुचालक और नंबर 3 अर्धचालक। ठीक है, इनकी परिभाषाएं नॉर्मल सी हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल सा हल्की डेफिनेशन के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। चालक, कुचालक और अर्धचालक। सबसे पहले अगर हम बात करें चालक के बारे में, तो मेरे को गौर से सुनिएगा, चालक किसे कहते हैं। चालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें आसानी से आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है, या जो विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, चालकता। एक चीज़ याद रखिएगा, चालक पदार्थों की चालकता सार्वधिक होती है। ठीक है ना। चालक पदार्थों की चालकता सार्वधिक होती है, परंतु इनकी जो होती है क्या, प्रतिरोधकता, वो कुचालकों से तो कैसी होती है, कम होती है, परंतु अर्धचालकों से कैसी होती है, अधिक होती है। आ रही बात समझ में। नंबर 2 कुचालक, जैसे हम बोलते हैं इंसुलेटर मटेरियल। आ रही बात समझ में। कुचालक क्या होते हैं, कुचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होता, या जो विद्युत प्रवाह का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्या कहलाते हैं, कुचालक। ध्यान रखिएगा, कुचालक पदार्थों की चालकता सबसे कम होती है, परंतु इनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो कैसी होती है, सार्वधिक। किससे अधिक होगी, कुचालक और अर्धचालक दोनों से ही कैसी होगी, अधिक होगी। अरे बस समझ में। अर्धचालक, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं, ये थोड़े कम कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं, थोड़े कम कुचालक होते हैं। इनकी चालकता, इनकी जो चालकता होती है अर्धचालकों की, वो कुचालकों से तो अधिक होगी, परंतु चालकों से कैसी होगी, कम होगी। इनकी जो प्रतिरोधकता है वो चालकों से तो कैसी होती है, अधिक होती है, परंतु कुचालकों से कैसी होती है, कम होती है। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं बेटा, अर्धचालक। आ रही बात समझ में। तो प्रतिरोधकता के आधार पर हमने पदार्थों को 3 भागों में विभाजित किया, चालक, कुचालक और अर्धचालक। तीनों के बारे में नॉर्मल सी जो डेफिनेशंस थी या जो जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी। इनकी परिभाषाएं मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है। अब इन तीनों प्रकार के पदार्थों पर, बोले तो चालक पर, कुचालक पर एवं अर्धचालक पर, अब इन तीनों प्रकार के पदार्थों पर जो इनकी प्रतिरोधकता और इनका जो प्रतिरोध है उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि चालक के प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, कुचालक के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, अर्धचालक के प्रतिरोध पर या प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, और इसके बेसिस पर जो फंक्शन निकल कर आएंगे, जो मैं अभी आपके सामने प्रूफ करूंगा, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपकी बुक में दुनिया भर के दिए हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। ठीक है ना। कुछ डेस्क्रिप्टिव टाइप के न्यूमेरिकल्स भी आपको दिए हुए हैं, अनसॉल्व्ड में भी न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा।
सबसे पहले हम चालक पदार्थों की प्रतिरोध एवं उनकी प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव कैलकुलेट कर रहे हैं। तो किस पर कर रहे हैं? कंडक्टर बॉडीज पर। तो चालक पदार्थों पर ताप का प्रभाव, समझ गए? प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर। वैसे आपके सिलेबस में क्या दे रखी है? प्रतिरोधकता ही दे रखी है, लेकिन मैं दोनों की बता देता हूँ। सेम ही आएगा, कोई खास ज़्यादा चेंजेस नहीं है। चालक पदार्थों की प्रतिरोध प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? जैसे कि कोई भी एक चालक है, ऑब्वियसली सी बात है, अगर वो चालक है तो उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व है। आ रही बात समझ में? अस्तित्व है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे किसी कंडक्टर बॉडी को हम टेम्परेचर देते हैं या उसका ताप बढ़ाते हैं, तो ताप बढ़ाएंगे तो हम जानते हैं कि किसी भी चालक के अंदर ताप बढ़ाने से पूर्व जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो अपने ऊष्मीय वेग से क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। अब जैसे उनको हमने ताप दिया तो वो ताप से एनर्जी को गेन करेंगे, ऊर्जा को प्राप्त कर कर वो अपने वेग के मान में क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। और जैसे उनके वेग के मान में वृद्धि होगा तो वो अनियमित रूप से इधर उधर भागने लगेंगे। और जैसे वो अनियमित रूप से इधर उधर भागने लगेंगे तो जल्दी जल्दी टक्कर करने लगेंगे कि नहीं लगेंगे? अब जब वो जल्दी जल्दी टक्कर करने लगेंगे तो उनके विश्रांति काल या श्रांति काल, उसके मान में क्या होगी? वृद्धि होगी। मान लीजिए पहले तो दो इलेक्ट्रॉन 3 सेकंड के अंतराल में टकरा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने एनर्जी गेन कर ली तो वेग बढ़ गया। तो जहां पर दो इलेक्ट्रॉन 3 सेकंड के अंतराल में टक्कर कर रहे थे वो अब आधे सेकंड में क्या कर रहे हैं? टक्कर कर रहे हैं। तो विश्रांति काल के मान में वृद्धि हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा जल्दी टक्कर करेगा तो उसकी उतनी ही ऊर्जा हानि होगी कि नहीं होगी? क्योंकि टकराने के पश्चात इलेक्ट्रॉन नियत वेग से गति करता है, तो अपनी एनर्जी को लेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एनर्जी को लेस कर रहा है तो ऊर्जा हानि हो रही है। अब ऊर्जा हानि हो रही है तो ऑब्वियसली सी बात है, इलेक्ट्रॉन जहां पर पहले अधिक रूप से गति कर रहा था वहां पर अब धीरे धीरे गति कर रहा है कि नहीं? तो उससे क्या होगा? प्रतिरोधकता के मान में क्या होगी? वृद्धि होगी। आ रही बात समझ में? प्रतिरोधकता के मान में वृद्धि होगी और चालकता के मान में क्या आएगी? कमी आएगी। दिस इज द सेल्फ कंडीशन डिपेंडेंट ऑन द कंडक्टर बॉडी। आ रही बात समझ में? तो सिंपल सी एक बात है, अगर आपसे कोई भी कैंडिडेट इस चीज का एक्सप्लेनेशन मांगे या इसको सिद्ध करवाए, ठीक है ना, कि हाउ कैन द डिक्रीजेस द रेसिस्टिविटी ऑन कंडक्टर बॉडी व्हेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो जैसे किसी चालक पर ताप बढ़ाया जाता है तो उस चालक की प्रतिरोधकता क्यों घटती है, उसका कारण बताइए। तो आप सिंपल सा बता सकते हैं कि सर ताप बढ़ाने पर उस चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उस ताप से एनर्जी को गेन करते हैं, गेन का मतलब प्राप्त करते हैं, जिससे उनके वेग के मान में वृद्धि होती है, जिससे वो जल्दी जल्दी टक्कर करने लगते हैं, जिससे विश्रांति काल के मान में वृद्धि होगी। अब सर जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन टकराएगा वो उतनी एनर्जी को लेस करेगा और अपनी कौन सी अवस्था में आएगा? स्थिर अवस्था में आ जाएगा, जिससे उसकी रेसिस्टिविटी या उसकी प्रतिरोधकता के मान में क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, अब मैं इसका फंक्शन निकाल रहा हूं। अब वो फंक्शन क्या बनेगा? तो आप ध्यान दीजिएगा। माना 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी चालक की प्रतिरोधकता रो नॉट है, ठीक है ना? कितनी है? रो नॉट, ठीक है। एवं स्मॉल t डिग्री सेल्सियस ताप पर उस चालक की प्रतिरोधकता रो t है। तो कोई भी मैंने चालक लिया, रो t का मतलब रो पे सर्फिक्स में t, यानी t डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उस चालक की रेसिस्टिविटी। रोटी खाने वाले में समझ लेना, अरे बात समझ। तो माना 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी चालक की जो प्रतिरोधकता है वो रो नॉट है, और t डिग्री सेल्सियस ताप पर उस चालक की जो रेसिस्टिविटी बनेगी, जो प्रतिरोधकता है, वो कितनी हो गई? रो t। तो डेल्टा रो प्रतिरोधकता के मान में जो अंतर आएगा वो कितना आ जाएगा भैया? रो t माइनस रो नॉट। अरे बात समझ में? रो t माइनस रो नॉट, द डिफरेंट बिटवीन रेसिस्टिविटी और द 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड ऑल्सो t डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो किसी भी चालक के 0 डिग्री सेल्सियस ताप और t डिग्री सेल्सियस ताप पर जो उस चालक की प्रतिरोधकता का जो अंतर है उसको मैंने डेल्टा रो से शो किया है, रो t माइनस रो नॉट। अब आप अपनी अलाबंदी क्लास में पहुंच जाइएगा,
और 11वीं क्लास में आप अपनी मॉलिक्यूलर थ्योरी को ज्ञात कीजिएगा, जो मैंने आपको पढ़ाया है अच्छे से। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है ना, ध्यान से सुन लेना, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उस चालक के प्रारंभिक ताप के एवं उस चालक के प्रतिरोध के अंतर दोनों के ही कैसा होता है, समानुपाती होता है। अब जो कंडीशन प्रतिरोध पर डिपेंड कर रही है, सेम वही कंडीशन किस पर डिपेंड करेगी, उस चालक की प्रतिरोधकता पर। कब? जब उस चालक की लंबाई इकाई और उस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैसा होगा, एकांक होगा, तब। तो हमने एक ऐसे ही चालक को यूज में लिया है जिसकी लंबाई भी एकांक है और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कैसा है, इकाई है, तभी तो R इस में कितना होगा, रो होगा। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए बेटा। तो इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग मैं निकाल सकता हूं डेल्टा रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो नॉट, उस चालक की 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो प्रतिरोध है उसके समानुपाती हो गया, एवं डेल्टा रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कितना हो जाएगा, तापांतर। तापांतर कितना आ रहा है हमारे पास, डेल्टा टी। तो रो नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी। तो बेटा डेल्टा टी, टी माइनस टी नॉट, आ रही बात समझ में, टी माइनस टी नॉट, 0 डिग्री सेल्सियस ताप है और ये टी डिग्री सेल्सियस ताप है, तो दोनों के कैसा हो गया, समानुपाती। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो नॉट इनटू डेल्टा टी। ओके, अब बहुत सी बुकों में कैपिटल टी मान रखा है, चॉइस इज योर्स, आप पे डिपेंड करता है, आप कैपिटल टी मान लीजिए, स्मॉल टी, मैं स्मॉल टी मान रखा है। अगर इसको मैं बैलेंस करूंगा तो मेरे पास एक कांस्टेंट निकल कर आता है जिसको मैं व्यक्त करूंगा अल्फा से, अल्फा रो नॉट डेल्टा टी। तो मेरे पास जो ये फंक्शन आ रहा है इसको उठा के मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ, डेल्टा रो इज इक्वल्स टू में अल्फा रो नॉट डेल्टा टी। अब आप पूछेंगे सर अल्फा क्या है, अल्फा एक नियतांक है, स्थिरांक बोल लीजिएगा, कुछ भी बोल लीजिएगा, जिसका वास्तविक नाम होता है ताप प्रतिरोध गुणांक। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ताप प्रतिरोध गुणांक। तो अल्फा क्या हो गया बेटा, ताप प्रतिरोध गुणांक। क्लियर? वास्तविकता में ताप प्रतिरोध गुणांक होता क्या है? अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ द अल्फा, ताप प्रतिरोध गुणांक कैसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, सुन लीजिएगा, अगर इच्छा करे तो नोट भी कर लीजिएगा। अगर आपसे कोई अल्फा की परिभाषा पूछे जो कि ताप प्रतिरोध गुणांक है, तो आप कहोगे कि यदि किसी चालक का 1 डिग्री सेल्सियस ताप पर उसका प्रतिरोध यदि 1 ओम है, यदि किसी चालक का 1 डिग्री सेल्सियस ताप पर यदि उसका प्रतिरोध 1 ओम है, तो यदि उस चालक का प्रतिरोध 10 ओम कर देने यदि उस चालक का प्रतिरोध 10 ओम कर देने पर उसका जो टेम्परेचर होगा, उस चालक का प्रतिरोध कितना कर देने पर, 10 ओम कर देने पर, या उसका ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जो उसका प्रतिरोध होगा वो क्या कहलाता है, उसका ताप प्रतिरोध गुणांक। दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, किसी को यूज में ले लीजिए, लिखा देंगे इसकी परिभाषा आपको, आ रही बात समझ में। तो ये होता है ताप प्रतिरोध गुणांक। तो बेटा यहाँ से सबसे पहले अब जो ये फंक्शन है इसमें आप नोट कीजिएगा, जो डेल्टा रो है वो आपको रो टी माइनस रो नोट दे रखा है कि नहीं दे रखा है, मान रखिएगा। तो डेल्टा रो की जगह पर मैं रखूँगा रो टी माइनस रो नॉट इज इक्वल्स टू में अल्फा रो नॉट डेल्टा टी। रो नॉट को ट्रांसफर करो बेटा, तो रो टी इज इक्वल्स टू में रो नॉट प्लस अल्फा रो नॉट डेल्टा टी। ओके, अब रो टी इज इक्वल्स टू में रो नॉट को मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये आपके पास T डिग्री सेल्सियस ताप पर उस चालक की क्या निकल कर आ गई, प्रतिरोधकता। अरे बस, जिसके मान में क्या आएगी, क्या आएगी, जिसके मान में कमी आएगी, वृद्धि होगी, वृद्धि होगी। अरे बस समझ में। तो आपसे कोई पूछे कि मैंने कितना ताप बढ़ाया कि उस चालक के प्रतिरोधकता के मान में इतनी वृद्धि हो गई, तो वो वृद्धि आप कहाँ से निकालोगे, इस वाले फंक्शन से निकालोगे। आप चाहे तो यहाँ से अल्फा का मान भी निकाल सकते हैं। अरे बात समझ, अल्फा का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। अल्फा का मान निकालने के लिए आप वैल्यू देख लीजिएगा, जैसे कि ये फंक्शन चल रहा है डेल्टा रो इज इक्वल्स टू में अल्फा रो नॉट डेल्टा टी। तो बेटा अल्फा का मान निकालोगे तो डेल्टा रो अपॉन रो नॉट डेल्टा टी। आपको सारी वैल्यूज दी हुई होंगी, आप मान रखेंगे, आंसर प्राप्त करेंगे। अरे बात समझ में। आप यहाँ से उस अधिकतम ताप को भी ज्ञात कर सकते हो जिस ताप को बढ़ाने पर इसकी प्रतिरोधकता के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। वो आप कैसे ज्ञात करोगे, जैसे कि ये आपके पास मेजर फंक्शन है, आगे आपके पास ये मेजर फंक्शन, आप इसमें डेल्टा टी का मान रखेंगे, टी माइनस टी नॉट। अरे बात समझ में। यहाँ से अंतिम मान को निकाल सकते हैं, जैसे कि
मैं निकाल के बता रहा हूँ आपको, इसी को देख लीजिएगा। डेल्टा टी इज इक्वल टू, ठीक है ना, डेल्टा टी का मान निकालूंगा बेटा, तो डेल्टा रो अपॉन अल्फ़ा रो नॉट आ गया। अब आप जानते हैं डेल्टा टी इज इक्वल टू में टी माइनस टी नॉट, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब डेल्टा टी, टी की जगह पर टी माइनस टी नॉट रख दिया आपने, और फंक्शन क्या चल रहा है आपके पास, डेल्टा रो अपॉन अल्फ़ा रो नॉट, और चाहो तो डेल्टा रो की जगह पर आप क्या रख सकते हो, रो माइनस रो नॉट भी रख सकते हो। अब यहाँ से उस ताप के मान को ज्ञात कर रहे हो जिसको बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता के मान में क्या हो रही है, वृद्धि। तो बेटा आपके पास कितना आ जाएगा, टी इज इक्वल टू में टी नॉट प्लस डेल्टा रो अपॉन अल्फ़ा रो नॉट, ये भी आप निकाल सकते हो। अब दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है हिमांक बिंदु और एक होता है भाप बिंदु, जिसकी जानकारी मैंने आपको 11th क्लास में दे दी थी। हिमांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और जो भाप बिंदु होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना। तो दोनों के वैल्यूज़ आपको इसमें दे दी जाएंगी। तो ये फंक्शन है बेटा जिस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स भी दिए हुए हैं जिनको आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। सेम यही कंडीशन अगर आपसे प्रतिरोध के लिए पूछेगा ना, तो ध्यान दीजिए, अगर प्रतिरोध के लिए अगर ये वैल्यू आप निकालोगे तो अब देखिए सेम यही कंडीशन, अगर प्रतिरोधकता की जगह अगर मैं प्रतिरोध लेता ना, तो सेम यही कंडीशन किस पर अप्लाई होती, प्रतिरोध पर अप्लाई होती। तो फंक्शन पता है क्या बनता, डेल्टा आर इज इक्वल टू में अल्फा आर नॉट डेल्टा टी, जहाँ डेल्टा आर इज इक्वल टू में आर टी माइनस आर नॉट। आर नॉट 0 डिग्री सेल्सियस पर चालक का प्रतिरोध, आर टी टी डिग्री सेल्सियस चालक, टी डिग्री सेल्सियस ताप पर चालक का प्रतिरोध, डेल्टा टी वही कितना बन जाता है बेटा, टी माइनस टी नॉट, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप, और ये बन गया टी डिग्री सेल्सियस ताप। तो जो कंडीशंस प्रतिरोधकता की आ रही है वही किसकी आ रही है बेटा, प्रतिरोध की। कब, जब चालक एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला होगा, तब होगी ये बराबर, अदरवाइज नहीं होगी। क्लियर। तो ये हो गया बेटा चालक का स्टारडम। आफ्टर ऑल अब हम बात करते हैं बेटा इंसुलेटर कुचालक की। तो आप देख सकते हैं कुचालक के लिए जो हमारे पास क्या वैल्यू निकल कर आती है, ध्यान दीजिए। फॉर इंसुलेटर मटेरियल, कुचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। तो ध्यान रखना हमेशा एक लाइन, क्योंकि सबसे इजी और सबसे सरल जो प्रतिरोधकता होती है वो कुचालक पदार्थों की ही होती है। याद रखना बेटा, अगर आप किसी भी कुचालक पदार्थ का ताप बढ़ाओगे, किसी भी कुचालक पदार्थ का अगर आप ताप बढ़ाओगे तो उसकी प्रतिरोधकता चरघातांक के रूप से क्या होगी, कम होगी, यानी कि बहुत अत्यधिक रूप से क्या आती है, कमी आती है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि कुचालक पदार्थों का ताप बढ़ाने पर उनकी प्रतिरोधकता में क्या आती है बेटा, कमी आती है। अरे बस समझ, जैसे जैसे उसके ताप के मान को गिराओगे उसकी प्रतिरोधकता बढ़ने लग जाएगी, ठीक है ना। किसी भी कुचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता को ज्ञात करने का एक फंक्शन होता है जिसका केवल सूत्र मात्र ही आपकी बुक में दे रखा है, उसको सिद्ध भी किया जा सकता है लेकिन सिद्धिकरण नहीं है। तो आप याद रख सकते हो, रो इज इक्वल टू में रो नॉट ई की पावर इजी अपॉन 2kB टी, ये फंक्शन होता है जहाँ पर रो कुचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर, रो नॉट कुचालक पदार्थ की प्रारंभिक प्रतिरोधकता, ईजी एनर्जी गैप, अरे बात समझ में, वर्जित ऊर्जा अंतराल या जिसे हम ऊर्जा अंतराल कहते हैं, 2 एक सांकेतिक नियतांक है, kB बोल्ट्जमान नियतांक, और T क्या है, ताप। अरे बात समझ में। तो बेटा ये सूत्र होता है किसी भी कुचालक पदार्थ की कुचालक प्रतिरोधकता को ज्ञात करने का। तो रो इज इक्वल टू में रो नॉट ई की पावर इजी अपॉन 2kB टी। ओके, आफ्टर ऑल अब हम बात करते हैं अर्धचालक पदार्थों के लिए। तो बेटा जो कहानी चालकों के लिए लागू होती है ना, वही कहानी किसके लिए होती है, अर्धचालकों के लिए। हालांकि अर्धचालकों के बारे में आपके इस पूरे 12th के जो बोर्ड का पाठ्यक्रम है उसमें चैप्टर नंबर 16 दे रखा है, अर्धचालक युक्ति एवं इलेक्ट्रॉनिकी। उसमें मैं आपको डेप्थली अध्ययन कराऊंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी जानकारी अर्धचालकों के बारे में आपको दे देता हूँ। सबसे पहली बात तो आप अपने दिमाग में ये रखिए कि अर्धचालकों के अंदर जो धारा का प्रवाह होता है ना, या आवेश भाग जो होते हैं वो होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन एवं होल। अर्धचालकों में दो चीज़ें होती हैं, अरे बात समझ में, क्योंकि अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, अरे बात समझ में, एक त्रिसंयोजी होते हैं और एक पंच संयोजी, पी प्रकार के और एन प्रकार के, अरे बात समझ में। तो बेटा जो हमारे पास पी प्रकार के और एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं उसमें एक में तो इलेक्ट्रॉनों की बहुलता होती है और एक में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है।
आ रही बात समझ, क्योंकि एक अर्धचालक का निर्माण त्रिसंयोजी तत्वों से मिलकर होता है और एक का होता है पंचसंयोजी तत्वों से। आ रही बात समझ में। तो आवेश वाहकों के रूप में कौन हो गए हमारे पास, इलेक्ट्रॉन और होल हो गए। अब क्या होता है कि अर्धचालकों के अंदर जो ये आवेश वाहक होते हैं ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सहसंयोजी बंधों के रूप में जुड़े हुए होते हैं। तो एक छोटी सी बात बताओ यार, जैसे आप किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन अपने बंधों को तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा, तोड़ेगा ना, बंधों को तोड़ेगा, बंधों को तोड़कर फ्री कंडीशन में आएगा। एक बंध टूटा, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए, अगला बंध टूटा और इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए, और बंध टूट रहे हैं और इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉन इतना खुरापाती जीव है, स्थिर अवस्था में तो बैठेगा ही नहीं, लगातार क्या करेगा, गति करेगा, गति करेगा तो आपस में टक्कर करेगा, टक्कर करेगा तो एनर्जी लेस करेगा, एनर्जी लेस करेगा तो क्या होगा, क्या होगा, प्रतिरोधकता के मान में क्या होगी, कमी होगी या वृद्धि होगी। एनर्जी लेस हो रही है, एनर्जी कम हो रही है, सॉरी ऊर्जा की हानि हो रही है, तो प्रतिरोधकता बढ़ी रही है और चालकता के मान में क्या आ रही है, कमी आ रही है। अगर आप भयंकर वाला ताप बढ़ा दोगे तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि अर्धचालक जल कर क्या हो जाएगा, राख हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। दैट मीन्स द सिंपल लॉजिक डिपेंडेंट ऑन द सेमीकंडक्टर। आपने जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज किया वैसे वैसे बॉन्ड टूटे, वैसे वैसे बॉन्ड टूटे, इलेक्ट्रॉन्स मुक्त हुए, इलेक्ट्रॉन्स मुक्त हुए तो उन्होंने आपस में टक्कर की, ऊर्जा हानि हुई, कंडक्टिविटी डाउन हुई, कंडक्टिविटी डाउन हो रही है तो रेसिस्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आ रही बात समझ में। तो सीधी सी कहानी, इसीलिए याद रखें आप, अर्धचालकों के लिए जो ताप प्रतिरोध गुणांक होता है ना बेटा, अल्फा जिसे हम कहते हैं, उसका मान सदैव कैसा प्राप्त होता है, ऋणात्मक। आपकी पाठ्य पुस्तक में सिलिकॉन, जर्मेनियम सभी के ताप प्रतिरोध गुणांक अल्फा के मान दिए हुए हैं। वो सारे के सारे कैसे प्राप्त होते हैं, ऋणात्मक प्राप्त होते हैं। आ रही बात समझ में। एक चीज़ और आप ध्यान दें कि अगर हम अर्धचालक पदार्थों के लिए प्रतिरोधकता और उसके समय के मध्य ग्राफ खींचे, आ रही बात समझ में, तो हमें कैसी लाइन प्राप्त होती है, कर्विकल लाइन प्राप्त होती है, वक्राकार लाइन प्राप्त होती है। आ रही बात समझ में। दिस इज द सिंपल नोटिफिकेशंस डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर फॉर कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। आ रही बात समझ में। इसके बाद ये हो गई कहानी खत्म। अब आता है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रतिरोधक, जिसे हम बोलते हैं रेसिस्टर। ध्यान दीजिए, प्रतिरोधक। आपसे कोई पूछेगा प्रतिरोधक क्या होता है, व्हाट इज रेसिस्टर, ढंग से सुनिएगा भाई, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है लेकिन समझने वाला है। प्रतिरोधक क्या होता है। प्रतिरोधक किसी भी चालक में उपस्थित एक ऐसा बाह्य कारक होता है जो उस चालक के प्रतिरोध के सामान्य गुणधर्मों को क्या करता है, व्यक्त या प्रदर्शित करता है। तो ध्यान रखें आप इस बात को। आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रेसिस्टर, प्रतिरोधक किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा याद रखेंगे कि सर प्रतिरोधक किसी भी चालक उपस्थित एक ऐसा बाह्य कारक होता है जो उस चालक के प्रतिरोध के सामान्य गुणधर्मों को क्या करता है, व्यक्त या प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये हो गई प्रतिरोधक की परिभाषा। अब ध्यान रखना बेटा, प्रतिरोधक कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिरोधक 2 प्रकार के होते हैं। पहला तार आबद्ध प्रतिरोधक, पहला होता है तार आबद्ध प्रतिरोधक, बिल्कुल नॉर्मल सीएन की जानकारी दे रहा हूं मैं आपको। नंबर 2 कार्बन प्रतिरोधक। तो बेटा प्रतिरोधक कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के। पहला तार आबद्ध प्रतिरोधक और दूसरा हो गया कार्बन प्रतिरोधक। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूं तार आबद्ध प्रतिरोधक की। तो तार आबद्ध प्रतिरोधकों का निर्माण सामान्यतः मिश्र धातुओं से किया जाता है। जैसे, तो आपसे कोई पूछेगा कि तार आबद्ध प्रतिरोधक कैसे कैसे बनाए जाते हैं, तो अकॉर्डिंग योर बुक एंड अकॉर्डिंग योर सिलेबस, जो तार आबद्ध प्रतिरोधकों के बारे में जो लिखा है वो ये लिखा है कि भाई तार आबद्ध प्रतिरोधकों का निर्माण सामान्यतः मिश्र धातु से, जैसे मैग्नीन, कॉन्स्टेंटाइन, आरी बात, नाइक्रोम आदि धातुओं के तारों को लपेट कर किया जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, तार आबद्ध प्रतिरोधकों पर ताप का प्रभाव नगण्य होता है। कैसा होता है, नगण्य। इसका आप कितना ही ताप बढ़ा दीजिए उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आ रही बात समझ में। तो तार आबद्ध प्रतिरोधकों का निर्माण मिश्र धातु जैसे कि मैग्नीन, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटाइन जैसी धातुओं को तारों को लपेट कर किया जाता है। और तार आबद्ध प्रतिरोधकों पर ताप का प्रभाव कैसा माना जाता है, नगण्य माना जाता है। ठीक, तो पहला हो गया तार आबद्ध प्रतिरोधक। नंबर 2 कार्बन प्रतिरोधक या कार्बन रेसिस्टर। कार्बन प्रतिरोधक क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा
कार्बन प्रतिरोधक बेटा बहुत ही उच्च क्षमता वाले प्रतिरोधक होते हैं, इनकी जो एफिशिएंसी पावर होती है बहुत मैक्सिमम होती है। तो कार्बन प्रतिरोधक बहुत ही उच्च क्षमता वाले प्रतिरोधक होते हैं और इनका निर्माण सामान्यतः कार्बन बोले तो 6C12, इनका निर्माण सामान्यतः कार्बन 6C12 को बहुत बारीक पीस कर, या कार्बन को बहुत बारीक पीस लिया जाता है और बारीक पीस कर उसकी लुगदी बना ली जाती है। जैसे कि हम घरों में हमारी माताएं बहनें आटा लगाती हैं कि नहीं, तो उसमें थोड़ा सा आटे में पानी डालकर हम लुगदी बना लेते हैं कि नहीं बना लेते हैं। तो कार्बन 6C12 को बहुत बारीक पीस कर उसकी एक लुगदी बना ली जाती है और उस लुगदी को एक बेलनाकार पात्र से बनी जैकेट के अंदर भर दिया जाता है। जैसे कि ये बेलनाकार पात्र है, इसके अंदर उस कार्बन 6C12 की जो आपने बारीक पीस कर लुगदी बनाई है उसको इसके अंदर भर दिया। अब इस बेलनाकार आकृति की जो ये पदार्थ है, इसके दो टर्मिनल हुए कि नहीं हुए? हो गए ना, ये एक पहला वाला और ये दूसरा वाला। इन दोनों टर्मिनल, इस बेलनाकार जैकेट के दोनों सिरों पर हम धातु से निर्मित दो टर्मिनल लगा देते हैं, धातु से निर्मित दो टर्मिनल लगा देते हैं। तो एक धातु से निर्मित टर्मिनल यहाँ लगा दिया, एक धातु से निर्मित टर्मिनल यहाँ लगा दिया। इस स्थिति में इस कार्बन प्रतिरोधक को हम किसी भी बाह्य विद्युत परिपथ के साथ उपयोग में ले सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो एक चीज याद रखना, अगर कोई भी भला इंसान आपसे पूछे कि सर व्हाट इज कार्बन रेसिस्टर एंड हाउ कैन यू मेड फॉर कार्बन रेसिस्टर, आप कार्बन प्रतिरोधक का निर्माण आप कैसे करेंगे, तो आप याद रखेंगे कार्बन प्रतिरोधक एक बहुत ही उच्च क्षमता वाला प्रतिरोधक होता है, ठीक है ना, जिसका निर्माण कार्बन को बहुत बारीक पीस कर उसकी एक लुगदी बना ली जाती है। उस लुगदी को बेलनाकार पात्र या बेलनाकार जैकेट के अंदर भर दिया जाता है। इसके उपरांत उस बेलनाकार जैकेट के जो दो सिरे हुए हैं उन दोनों सिरों पर हम दो धातु से निर्मित टर्मिनल लगा देते हैं। टर्मिनल लगाने के पश्चात ये कार्बन प्रतिरोधक किसी भी बाह्य विद्युत परिपथ के साथ उपयोग में लेने योग्य हो जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कार्बन प्रतिरोधक में उपस्थित कार्बनों की पहचान कैसे की जाएगी? आ रही बात समझ में? कार्बन प्रतिरोधक के अंतर्गत जो इसके प्रतिरोध हैं उसकी पहचान कैसे की जाएगी? तो ध्यान रखना, किसी भी कार्बन प्रतिरोधकों की पहचान करने के लिए इस कार्बन प्रतिरोधक पर 4 रंगीन पट्टियां बनी हुई होती हैं। क्या बनी हुई होती हैं? 4 रंगीन पट्टियां बनी हुई होती हैं, जिसमें से प्रथम 2 रंगीन पट्टियां पूर्णांक को व्यक्त करती हैं, तीसरी रंगीन पट्टी दशमलव गुणांक को व्यक्त करती है और चौथी रंगीन पट्टी सहता, किसको व्यक्त करती है? सहता को व्यक्त या प्रदर्शित करती है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको बोर्ड की तरफ फोकस करना है। तो मैंने आपको सेकंड पार्ट में बताया कि किसी भी कार्बन प्रतिरोधकों के प्रतिरोधों के वर्णक्रम की पहचान के लिए, किसके पहचान के लिए? प्रतिरोधों के वर्णक्रम की पहचान के लिए इस पर 4 रंगीन पट्टियां बनी हुई होती हैं, जिसमें से प्रथम 2 रंगीन पट्टियां पूर्णांक को व्यक्त करती हैं, तीसरी जो रंगीन पट्टी होती है वो दशमलव गुणांक को व्यक्त करती है और चौथी जो रंगीन पट्टी होती है वो किसको व्यक्त करती है बेटा? सहता को व्यक्त करती है। आ रही बात समझ में? तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास कोई भी एक कार्बन प्रतिरोधक है, बन गया बेटा बेलनाकार जैकेट, बन गया ना। अब इस बेलनाकार जैकेट के अंदर क्या भरी हुई है बेटा? कार्बन 6C12 की बारीक पीस कर लुगदी भरी हुई है और यहां पर हमने ये 2 धातु के टर्मिनल लगा दिए तो धातु के टर्मिनल। अब इस पर जो प्रतिरोधकों का जो वर्णक्रम है उसकी जो पहचान करने के लिए हम इस पर 4 रंगीन पट्टियां बनाएंगे। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, बना दी। शुरू की जो प्रारंभिक 2 रंगीन पट्टियां होती हैं उनको मैं सेम साइज की बना रहा हूं, ठीक है। ये तीसरी हो गई, ठीक है ना, और ये हो गई चौथी। ये वास्तविकता में ये है क्या चीज? कार्बन प्रतिरोधक। ठीक है, इसकी जो ये शुरू की जो 2 रंगीन पट्टियां हैं ये किसको व्यक्त कर रही हैं? पूर्णांक को। ठीक है, तीसरी जो रंगीन पट्टी है ये किसको व्यक्त कर रही है बेटा? दशमलव गुणांक को। और जो ये चौथी रंगीन पट्टी है बेटा ये किसको व्यक्त कर रही है? सहता। ठीक है ना, बन गई 4 रंगीन पट्टियां। ये क्या लगे हुए हैं इस पर? धातु के टर्मिनल। और ये हो गई पूरी कहानी आपके पास कार्बन प्रतिरोधक की।
मोस्टली एक साल छोड़कर हर एक साल में राजस्थान बोर्ड पे जो पेपर आपका आता है उस पर इन कार्बन प्रतिरोधकों पर उपस्थित एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनकर आता है, जिस पर किसी में सहायता पूछता है, किसी में दशमलव गुणांक का मान पूछता है, किसी में पूर्णांक का मान पूछता है, या किसी में रंग पूछ लेता है, कौन सा रंग है कौन सा रंग नहीं है। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा।